स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है नॉलेज बैंक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 के बारे में, जो कि हमारा बात करता है रेस जस्ट के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कि हमारे लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके मेंस के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो रेस जस्ट का सिद्धांत जो है आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे से केस लॉ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि रेस जस्ट का जो सिद्धांत होता है वाकई होता क्या है, रेस जस्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसको आसान शब्दों में अगर आपको हम बताएं तो इसमें मुख्य रूप से हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा कोई फैक्ट है, ठीक है, कोई फैक्ट है, वो जो है उसका जो संबंध होता है वो विवादक तथ्य न होते, मतलब जो कोई फैक्ट है वो विवादक तथ्य नहीं होता, मतलब उसका किसी घटना से ऐसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस तथ्य से, इस फैक्ट से इस प्रकार वो संबंधित रहता है, ठीक, कि उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो मतलब इस प्रकार से संबंधित होता है कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही सम व्यवहार के भाग्य हैं। कहने का मतलब है कि कोई फैक्ट है, ठीक, कोई फैक्ट है और दूसरे फैक्ट से इस प्रकार से संबंधित होता है कि हम उसको कह सकते हैं कि दोनों एक ही सम व्यवहार के भाग हैं। तो ये हमारा होता है रेस जस्ट का सिद्धांत, जिसको कि हम धारा 6 में इसको हम बताए हैं। तो चलिए इसमें आगे हम देखते हैं परिभाषा के माध्यम से इसमें आगे क्या क्या बताया गया है। तो रेस जस्ट के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम परिभाषा के तौर पे अगर देखेंगे तो परिभाषा में क्या है कि धारा 6 में वे तथ्य ग्राह्य हैं जिनकी ग्राह्यता तकनीकी शब्द रेस जस्ट के अंतर्गत आती है। मतलब कि धारा 6 है इसमें वे सभी फैक्ट आते हैं जिसको कि हम रेस जस्ट के अंतर्गत मानते हैं कि जो है रेस जस्ट का भाग है। अर्थात जो घटना के समय कहा गया किंतु ऐसे तथ्यों को एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वे तथ्य ग्राह्य जिनकी ग्राह्यता तकनीकी सब रेस जस्ट के अंतर्गत आती है। अर्थात जो घटना के समय कहा गया, मतलब कोई घटना घट रही उस समय कहा गया, या किंतु ऐसे तथ्यों का एक ही समव्यवहार का भाग है। इसमें कहने का मतलब आपको यही है। इसको आगे भी और अच्छे से समझेंगे अगर ये लाइन अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो चलिए इसमें देखते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में क्या कहा गया है। ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य न होते हुए भी, मान लीजिए कोई तथ्य है वो विवादक तथ्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हुए हों कि एक ही समव्यवहार के हिस्से बन जाते हों। मतलब कि कोई एक फैक्ट है वो दूसरे फैक्ट से इस प्रकार से जुड़ा है, मान लीजिए कोई एक फैक्ट है ये दूसरे फैक्ट से इस प्रकार जुड़ा है कि दोनों क्या है एक ही समव्यवहार के हिस्से बन जाती है, दोनों को एक ही समव्यवहार का हम हिस्सा कह सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा रेस जस्ट के सिद्धांत में आता है। ठीक, आगे इसमें क्या है, तो ये सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। ठीक, अगर एक ही समव्यवहार के जब हिस्से बन जाएंगे तो वो सुसंगत तथ्य मान जाएंगे, जिसको हम रेलेवेंट फैक्ट भी बोलते हैं। चाहे भले वे एक ही समय में एक ही स्थान में घटित हुए हों या किसी भिन्न समय में भिन्न स्थान में। कहने का मतलब है कि अगर कोई घटना घट रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उस घटना घट रही है उसी समय जो उससे संबंधित कोई फैक्ट रहेगा उसी को हम रेस जस्ट का सिद्धांत में जोड़ेंगे। नहीं, वो जो फैक्ट है वो घटना के समय में भी हो सकता है या फिर घटना के बाद में भी हो, किसी भिन्न समय में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में हो और एक ही घटना के साथ हो। ठीक, तो ये हमारा रेस जस्ट का सिद्धांत कहता है। इसमें आगे और क्या बता रहा है, देखिए इसमें और आगे बता रहा है कि यह सिद्धांत जो है एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य के अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य के रूप में सुसंगत एवं ग्राह्य हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये एक ही समव्यवहार के भाग्य हैं या नहीं है, किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति में अभियुक्त और अपराधी दोनों आ सकते हैं, जो अपराधी है और जो बचाव कर्मचारी वो भी है। तो क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा या अपराध से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा पास खड़े लोगों द्वारा, पास में कोई लोग खड़े हैं, घटना अथवा घटना के तत्काल पूर्व या तत्काल बाद कहा गया कथन या कार्य, ऐसा कथन सहज है जो अपने आप में
कहने वाला हो, जिसमें झूठ मिलाने की कोई गणने का समय नहीं हो। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई घटना घट रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई घटना घट रही है, तो उसमें जो आसपास जो खड़े लोग होते हैं जो घटना के समय, तो उनके द्वारा कोई अगर कथन कहा जा रहा है, वो घटना के तुरंत पहले कहा जा रहा है या तुरंत बाद कहा जा रहा है, लेकिन वो जो घटना है पूरी तरीके से एकदम उनका खुद का होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का झूठ या मिलावटीपन नहीं होना चाहिए। तो ये जो होता है इन लोगों के द्वारा जो कहा गया यह कथन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वो हम मानेंगे उसको कि वही उसी संव्यवहार का ये भाग हो जाएगा, मतलब जिसको कि हम रेस्टेस का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें यह है। अब इंग्लैंड और अमेरिका में इसमें बताइए क्या बताया गया है। तो इंग्लैंड और अमेरिका की साक्ष्य विधि के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 9, 14 में किए गए प्रावधान रेस्टेस के नाम से जाने जाते हैं एवं रेस्टेस कहलाते हैं। मतलब इंग्लैंड और अमेरिका की जो एविडेंस एक्ट है उसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य की अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 9, 14 में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको हम रेस्टेस के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य नहीं होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि वो एक ही संव्यवहार के भाग माने जाते हों। ठीक, अभी ऊपर ही यही चीज़ बताया गया कि ऐसा कोई भी तथ्य होना है जो विवादक तथ्य हो या ना हो, लेकिन दूसरे विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि ऐसे कि वो एक ही संव्यवहार के भाग माने जाते हों, तो वैसा तथ्य उसको हम क्या बोलेंगे, सुसंगत होगा। चाहे वैसा तथ्य एक ही समय में घटित हुआ हो या फिर अलग अलग स्थानों में घटित हुआ हो। ठीक, अभी जिसके पहले वाला जो हमने बात किया, उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, उदाहरण पे देखिए, जैसे क का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी ख की हत्या एक ऐसा धीमा जहर देकर किया जिसकी खुराक 1 महीने के बाद पहली खुराक 1 मार्च 2008 को, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा जहर क के द्वारा अपने दिया गया है, मतलब क का आरोप है, क आरोप लगाता है कि जो उसकी पत्नी है ख, उसको किसी व्यक्ति ने ऐसा धीमा जहर दिया है जो मतलब काफ़ी धीमे धीमे काम करता है। ठीक है, तो 1-1 महीने के अंतराल पर काम करता है। तो कह रहा है कि ऐसा जहर दिया गया है जो जिसकी पहली खुराक 1 मार्च 2008 को दूसरी इलाहाबाद में दिया गया था। ठीक है, 1 मार्च 2008 को इलाहाबाद में दिया गया था और दूसरी खुराक जो है 1 अप्रैल 2008 को कानपुर में दिया गया, तथा तीसरी खुराक 1 मई 2008 को बनारस में दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो गई, उसके पत्नी की मृत्यु हो गई। अब देखिए इसमें समव्यवहार का मतलब क्या हुआ, चूँकि तीनों खुराकें इतनी अधिक जुड़ी हुई हैं, मतलब सबका संबंध इस प्रकार से है कि जहर खिलाने वाला भाग माना जाएगा एवं धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होगा। मतलब ये कहा जाएगा कि तीनों खुराकें इतनी अधिक से जुड़ी हैं कि उसे उसी समव्यवहार का, मतलब जो घटना घट रही है उसी घटना का पार्ट माना जाएगा और जहर खिलाने वाला भाग माना जाएगा कि उसने जहर दी के ख को मारा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, धारा 6 में सूचित किए गए नियम की धारा 7, 8, 9 में व्याख्या की गई है। ठीक है, हमारा जो सेक्शन 6 है उसके नियम की धारा 7, 8, 9 में ये व्याख्या की गई है क्या, तथा उदाहरण भी दिया गया है। क्या दिया गया है, उन्हें एक साथ में पढ़ा जाना चाहिए। मतलब जो भी धारा 7, 8, 9 और धारा 6 में जो दिया गया है उन सबको हमको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, उसके उदाहरण को और उसके व्याख्या और नियम को। ठीक है, आगे क्या कहता है, सुसंगति की धारा 6 से 11 में वर्णित किया गया है। इसमें बता रहा है कि जो सुसंगति है हमारा रेजिस्ट है, इस रेलेवेंट है, इसके धारा 6 to 11 में क्या डिफाइन किया गया है और स्टीफन क्या कहते हैं कि धारा 6 से 11 के अधिनियम में अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल भाग है। मतलब धारा 6 से 11 के जो अधिनियम है वो इतना अत्यंत महत्वपूर्ण मूल भाग है क्योंकि वे निश्चायक रूप से अभिपुष्ट करती है कि क्या तथ्य साबित किए जा सकते हैं। जो हमारा धारा 6 है और 6 से 11 है, इसमें इतना अच्छे से वो किया गया है, मतलब डिफाइन किया गया है कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको कि हम निश्चायक सबूत मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते, उसको कैसे साबित करना है। इसलिए ये बोला गया है कि जो हमारा धारा 6 का 7, 8, 9 है और 6 से 11 में जो बड़ी जो प्रावधान किए गए हैं उसके उदाहरण को एकदम अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। ये हमारे कौन कहते हैं, स्टीफन कहते हैं। ठीक,
आगे हम देखते हैं, आगे हमारे इसमें क्या कहता है। रेस्जेस के कुछ नियम होते हैं, या हम उस नियम को देखते हैं एक-एक करके। रेस्जेस के अगर हम नियम की बात करें तो इसमें क्या है, रेस्जेस के नियम के अनुसार इनके कुछ निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आ जाएंगे, देखिए। पहला, तथ्य या कार्य विवादक तथ्य से सशक्त होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो कोई भी तथ्य है, फैक्ट है, या फिर किसी विवाद से संबंधित होना चाहिए। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या होना चाहिए, तथ्यों की सशक्तता इस प्रकार से होना चाहिए कि वे एक ही समव्यवहार के लगें। अभी जो ऊपर हमने जहर वाला जो उदाहरण दिया उसी के साथ, मतलब उसको देखेंगे तो क्या है, तीनों जो पीरियड है वो सब एक साथ जुड़ा हुआ है, एक ही समव्यवहार के भाग है। तो वही इसमें कह रहा है कि तथ्यों की जो सशक्तता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि एक ही समव्यवहार के भाग लगे होने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, संबंधित जो तथ्य हैं एवं कार्य भिन्न समय और भिन्न स्थानों पर घटित हो सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि किसी एक ही स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर होना चाहिए। चौथा हमारा पॉइंट क्या कहता है, विवादक तथ्य और रेस्जेस के अंतर्गत आने वाले तथ्य एवं कार्य ऐसे हों कि दोनों मिलकर एक कड़ी बनाते हों। मतलब विवादक तथ्य जो है और रेस्जेस के जो अंतर्गत जो फैक्ट आते हैं, ये दोनों का संबंध ऐसा हो कि दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ये चौथा हमारा पॉइंट होता है। इसके यही सिद्धांत होते हैं, जिसको कि हमारा शरद वेरदीचंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस कड़ी का उपयोग किया गया था। आगे केसे कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इसमें अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कहेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन ने अभियुक्त पर आरोपित अपराध उसके कृत्य की कड़ी स्थापित करने में विफल रहा। मतलब इस केस में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी को, जिसने अपील किया था, उसको इस आधार पर बरी कर दिया क्योंकि जो उसका जो विपक्षी था वो क्या करना है, उसके कृत्य की कड़ी स्थापित करने में विफल रह गया, वो कड़ी को स्थापित नहीं कर पाया। रेस्जेस पर निर्णित नवीनतम वाद एक लेटेस्ट केस है, नेतराम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में। इसमें क्या था, इसमें मृतिका ने मृत्युकालिक कथन एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह के कथन की अपीलार्थी ने मृतिका पर मिट्टी का तेल डाला, फिर माचिस लगा दी। रेस्जेस का नियम माना गया। इसमें बताया गया कि मृतिका ने मृत्युकालिक कथन, जो मृत्यु होती थी तो उसने जो कथन दिया था, इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह है उसके कथन के आधार पर मान लिया गया कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो मिट्टी का तेल डालकर माचिस लगा के हुई है, तो उसको उसने रेस्जेस का पार्ट माना था। ठीक, अगला हमारा है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। रेस्जेस का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी अपराध या तथ्यों के साक्षीकरण में किसी विवाद तथ्य की महत्वपूर्ण कड़ी न छूट जाए। यह भी विवादक तथ्य से कोई संसक्त अन्य कोई तथ्य हमेशा साक्ष्य एवं ग्राह से असंगत है। मतलब कि इसका मेन मकसद ये है कि किसी विवाद से संबंधित जितने भी प्रावधान, जितने भी जो फैक्ट जुड़े हुए हैं उसमें से कोई छूट न पाए, इस चीज़ का इसमें प्रयास किया जाता है हमारे रेस्जेस में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में उसमें क्या बताया गया है। परिभाषा में अगर हम बात करें तो क्या है, वुडरोफ तथा अमीर अली की रेस्जेस की परिभाषा। इसमें क्या है, रेस्जेस पद को इन परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है जो किसी वाद से संबंधित किसी कार्य की स्वचालित, स्वतः या सहज एवं अनाशयिक घटनाएं हैं जो उस समय ग्राह्य होती हैं जब वे कार्य का विश्लेषण या स्पष्ट करती हैं। ये घटनाएं समय बीतने के साथ साथ उस कार्य से अलग की जा सकती हैं। समय के साथ साथ उस घटना से मतलब उसको अलग भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसी से जुड़ा हो। एक समव्यवहार हफ्तों तक चल सकता है। ठीक है, जैसे वो 3 महीने तक जहर वाला केस चला था हमारा, तो वही इसमें कह रहा है एक समव्यवहार हफ्ते तक चल सकता है। इन संयोगों में घटना होते समय कही गई बातें जिस व्यक्ति ने सुना या देखा हो सम्मिलित हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई घटना घटते हुए देखा है या सुना है तो उसको हम उसी समव्यवहार का भाग मानेंगे। वह व्यक्ति चाहे स्वयं करने वाला हो या फिर केवल दर्शक हो। उनमें से यह भी शामिल किया जाएगा कि कौन वस्तु अधूरी छूट गई है और साथ ही साथ कौन वस्तु पूरी हो गई है। ठीक, उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो अधूरे रह गए हैं और साथ ही साथ क्या हो गए हैं, पूरी हो गई हैं। तो ये हमारा परिभाषा के आधार पर इसमें बताया गया है। कुल मिला के ऊपर की जितने भी हमने अभी तक चर्चाएं की उसको एक शॉर्ट फॉर्म में इसमें बताने की कोशिश की गई है। समव्यवहार के भाग का अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें क्या है,
इसमें क्या है, इस धारा का सिद्धांत यह है कि जब कोई संव्यवहार जैसे कि कोई संविदा या अपराध विवादक तथ्य हो तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो उसी संव्यवहार का भाग है। मतलब जब इस तरह की बात होती है तो उसी संव्यवहार के भाग से रिलेटेड होते हैं तो उसमें उसके आधार पर कोई भी एविडेंस दिया जा सकता है। आगे क्या है इसमें, यह धारा आंग्ल विधि के उस सिद्धांत के नियम पर आधारित है जिसे हम रेस्टेस का सिद्धांत कहते हैं। ये हमारे इंग्लिश लॉ के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसको हमारे भारत में क्या बोला गया, रेस्टेस का सिद्धांत बोला गया है। अब यह शब्द जो है प्रयोग नहीं किया गया है। कारण यह है कि सिद्धांत बहुत अनिश्चितताओं को जन्म देता है और शब्द लैटिन भाषा का है और इसके माने जो काम किया गया है। मतलब कि अब इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें ये बहुत सारी अनिश्चितताओं को जन्म देता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि प्रत्येक घटना में कुछ कार्य ऐसे होते हैं, प्रत्येक घटना में कुछ कार्य होते हैं, कुछ लोप होते हैं तथा कुछ कथन होते हैं। भाई कोई भी घटना होगी तो उसमें या तो कोई कार्य होगा या फिर कोई कथन होगा या फिर कुछ उसमें का लोप होगा। एवं प्रत्येक ऐसा कार्य जो लोप कथन जिसमें संव्यवहार प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है तो उसके सही चरित्र या गुण को दर्शाता है, उसे हम संव्यवहार का भाग कहते हैं। मतलब संव्यवहार के भाग में हम कथन को भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ कार्य होगा वो भी मान सकते हैं तथा कुछ लोप होता है उसको भी मान सकते हैं और उसका साक्ष्य भी हम दे सकते हैं। ये हमारा इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें उदाहरण के तौर पे समझाया गया है एक केस के माध्यम से, रटन बनाम क्वीन के केस में। इस केस में हुआ क्या था कि इस मामले में एक स्त्री ने गोली लगने के थोड़ी देर पहले एक फ़ोन मिलाया, अपने ऑपरेटर को फ़ोन मिलाया। इसी बिल्डिंग में रहती थी तो बिल्डिंग का जो गार्ड था उसको फ़ोन मिलाया और मिलाने के बाद अभी ऑपरेटर कुछ भी न कर पाई। उस स्त्री ने जो भी तकलीफ, मतलब उस स्त्री को इतनी तकलीफ़ थी, वो ऐसी कंडीशन में बोल रही थी कि उसने और कुछ नहीं बोल पाया। 5 मिनट के अंदर उसने केवल अपना पता बोल पाया, मतलब पुलिस को केवल पता बता दिया। मतलब उस जो ऑपरेटर था उसको उस औरत ने पता बताया और उस औरत का फ़ोन कट गया। तो फिर ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर ने वही पता पुलिस को बता दिया। 5 मिनट के अंदर जब उस पते पर पुलिस पहुंची तो एक स्त्री का शव मिला। शव मिलने के बाद तो क्या हुआ था, उस पति पर हत्या का आरोप लगा। हत्या का आरोप था, उसका कहना ये था कि गोली जो है वो दुर्घटनावश चली थी, मतलब भाई एक्सीडेंटल गोली चल गई थी, मैंने जानबूझकर नहीं चलाई। तो यह निर्णित किया गया था कि यदि उसके द्वारा टेलीफोन करना, मतलब ये केस में देखा गया कि भाई किसी औरत के द्वारा टेलीफोन करने के बाद उसमें से जो शब्द बोले गए अर्थात पुलिस की सहायता मांगना, उस घटना का संव्यवहार मांगते हुए साक्ष्य ठहराया गया। मतलब ये कहा गया कि अगर आपकी एक्सीडेंटल गोली चलती तो उस औरत को कैसे पता चलता कि आप उसको मारने वाले हैं, वो पुलिस को क्यों फ़ोन करती और क्यों सहायता मांगती। तो घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना ये बताता है कि उसकी हत्या जो है शासक के आधार पर की गई थी, वो दुर्घटनावश नहीं थी। ये हमारा केस में था, रटन बनाम क्वीन के केस में बताया गया था। ठीक, समय का महत्व आर बनाम बेडिंगफील्ड, ये हमारा एक इंग्लिश लॉ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1879 में इस केस को बताया गया है। इसमें क्या है, एक स्त्री का गला घाव से कटा हुआ था। अचानक उस कमरे से चीख निकली जिसमें से उसे जख्मी किया गया था और मृत्यु के कुछ देर पहले मेरी प्यारी चाची देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है, ये स्टेटमेंट उस औरत के द्वारा दिया गया था। तो जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायमूर्ति काकबर्न थे, उन्होंने यह कहा, क्या कहा कि यह कथन ये आगाह करता है कि जो भी कुछ उसने कहा था वह सारी घटनाएं हो जाने के बाद कहा था। मतलब कि जब उसके साथ इतनी दुर्दशा हो रही थी, जब उसके साथ गलत हो रहा था, तभी उसने यह वर्ड बोला था। क्या बोला था कि देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी थी। तो इस निर्णय में जो भी कारण बताए गए हैं वह निर्णय के विपरीत लगते हैं। प्रिवी काउंसिल के विचार व्यक्त किया और यह निर्णय बहस का अच्छा साधन है, किंतु इन तथ्यों के हिसाब से निर्णय सही नहीं है। इस निर्णय में जो कारण बताए गए हैं वो निर्णय के विपरीत अलग लगते हैं। ठीक, इसमें कारण बताए गए वो क्या है, वो निर्णय के विपरीत अलग लगते हैं। इसलिए प्रिवी काउंसिल ने विचार किया कि यह निर्णय बहस का अच्छा साधन है, परंतु तथ्यों के हिसाब से निर्णय सही नहीं है। अब इस आलोचना के बावजूद भी, इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, इसके बावजूद भी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आर बनाम क्रिस्टाई के में बेडिंगफील्ड के निर्णय का समर्थन किया था।
इस निर्णय का इतना बिरजोर आलोचना हुई थी, लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट जो केस था कौन, आर बनाम क्रिस्टाइल में, उसमें बीडिंग फील्ड में के इस केस की समर्थन में, इस निर्णय का समर्थन किया गया था। बल्कि कथन कैसा होना चाहिए, कथन इसमें ऐसा होना चाहिए कि देखिए, कथन ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में यह मालूम हो कि बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से भावनात्मक रूप से घटना का प्रभाव या कारण निकल आया हो, घटना के बाद कहानी के रूप में नहीं। न्यायालय यह चाहते हैं कि घटना और कथन के बीच समय, स्थान, परिस्थिति का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मतलब इनमें लोगों का ये कहना था कि कथन ऐसा होना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति के मुंह से निकल गया भावनात्मक रूप से, बिना किसी बनावटी रूप से, उसे मान लेना चाहिए। लेकिन न्यायालय यह चाहते हैं कि घटना का कथन के बीच समय, स्थान और परिस्थितियों का भाई संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के वो न्यायालय इस बात को नहीं मानेगी। एक और उदाहरण है, इस उदाहरण में बताया गया है कि आर बनाम फोस्टर के केस में, इसमें अभियुक्त का आरोप क्या था, उसमें यह था कि उसने एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। एक व्यक्ति था, उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी गाड़ी चढ़ाकर। तो एक गवाह पेश किया गया, उसने गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हुए देखा, परंतु दुर्घटना नहीं देखी थी। ये देखा था कि कोई व्यक्ति है खूब तेज़ी से गाड़ी चला के जा रहा है, लेकिन दुर्घटना घटी कि नहीं घटी ये नहीं देखा। तो जैसे ही उसने घायल व्यक्ति की चिल्लाहट सुनी, वह भागकर उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो मृतक ने उसे क्या बताया, मृतक ने उसे ये बताया कि दुर्घटना कैसे हुई थी, दुर्घटना कैसे हुई थी। तो न्यायालय ने क्या निर्णित किया कि घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ मृतक ने बताया वो स्पष्ट रूप से उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब रेस जेस्ट के जो सिद्धांत है, ठीक, रेस जेस्ट का जो सिद्धांत है उसमें इतनी अनिश्चयताएँ थी, इतनी अनिश्चयता थी कि इसको देखते हुए जो प्रिवी काउंसिल थे, ठीक, इसको जो देखते हुए प्रिवी काउंसिल ने रतन बनाम रेजी नाम के में इस सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया। अब इस सिद्धांत को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया गया। कैसे? लॉर्ड फिलवर्ड फोर्स ने कहा कि कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि कथन किसी अर्थ में घटना या संव्यवहार का भाग था। मतलब यह बात नहीं होनी चाहिए कि जो भी कोई कथन कहा जा रहा है वो किसी घटना का संव्यवहार का भाग है, बल्कि यह जानना प्रायः कठिन हो जाता है कि ऐसे बाहरी तथ्य जैसे कि घटना और कथन के बीच का समय, दूरी चाहे सुसंगत हो परंतु निर्णायक नहीं हो सकते। भाई ये हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो व्यक्ति देख लिया वो एकदम सही देख लिया, उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे बाहरी तथ्य जैसे कि घटना का कथन के बीच समय, दूरी चाहे भले ही सुसंगत हो परंतु निर्णायक नहीं हो सकते। ये कोर्ट का कहना था, प्रिवी काउंसिल का कहना था। जहाँ तक ऐसे कथनों का संबंध है, प्रत्येक मामले में न्यायाधीश को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। भाई जब इस तरह का केस आता है तो न्यायालय को स्वयं संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है कि कथन घटना के साथ इतना स्पष्ट रूप से स्वतः या सहजता की परिस्थितियों में यह अंतर्ग्रस्त फंसा हुआ है, किया गया था कि मनगढ़ंत है, बात सोचने का समय न हो। और मतलब कहने का मतलब ये न्यायालय के ऊपर है कि वो सोचे, ये इस चीज़ को अच्छे से समझे कि कोई वो जो बात हुई है, जो फैक्ट में जो भी तथ्य बताया गया है वो कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर किसी की साजिश है या फिर क्या हुआ है, ये न्यायालय के ऊपर होता है। यदि न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि कथन द्वारा किसी पूर्ववर्ती घटना को वर्णित किया गया था, अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि कोई कथन दिया जा रहा है उससे किसी पहले की घटना को वर्णित किया गया है, तो कथनकर्ता जो है उस घटना से इतना दूर हो चुका था कि परिस्थितियों के अनुसार अपने कथन को बदल सकता था। कहने का मतलब है कि जब न्यायालय को ऐसा लग जाए कि किसी पूर्ववर्ती घटना को वर्णित किया गया था या कथनकर्ता उस घटना से इतना दूर हो चुका था, मतलब जो भाई सबूत दे रहा है कि उसमें वो इस घटना से इतनी दूर हो चुका था कि वो परिस्थितियों के अनुसार से अपने कथन को बदल सकता था, वो चाहे तो अपना कथन बदल भी सकता था। तो ऐसे कथन को हम साक्ष्य नहीं माने जा सकते। मतलब कहना था कि ऐसे कथन साक्ष्य में नहीं हो सकते हैं। भाई अब ये थोड़ी है कि कोई व्यक्ति सबूत के तौर पे देखा, वो फिर उसके बाद से काफ़ी दिन हो गया, उसके बाद से हो सकता है उसमें उस कहानी में कुछ अपने से कहानी जोड़ के बता दे। तो इसलिए जब कह रहा है कि जब इतना दूर हो जाता है तब फिर उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। आगे इसमें है कि उच्चतम न्यायालय ने RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था,
जब कोई ऐसी बात चल रही हो जो किसी समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत हो। मान लीजिए कोई ऐसी बात चली जो किसी समव्यवहार के भाग होने के नाते आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, तो यदि उसे तत्क्षण या उसी समय टेप कर लिया गया, अगर उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई हो या फिर उसको इकट्ठा कर लिया गया हो, तो ऐसी टेप सुसंगत तथ्य होगी और रेस्चेस्ट होगी। तब उस फैक्ट को, उस सबूत को एकदम से सटीक सबूत माना जाएगा और उसको माना जाएगा कि ये तथ्य सुसंगत है और उसको रेस्चेस्ट का सिद्धांत माना जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने क्या जाना? आपने जाना कि रेस्चेस्ट का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है। इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी अगर फैक्ट है दूसरे फैक्ट से इस प्रकार जुड़ा हो कि दोनों एक ही समव्यवहार के भाग लगे होने चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई घटना के समय तुरंत होना चाहिए उपस्थित है, वो घटना के पहले भी हो सकता है, घटना के बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको रेस्चेस्ट का जो सिद्धांत होता है, जो सेक्शन 6 हमारा आता है इंडियन एविडेंस का, उसके बारे में हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।